सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 5 बेस्ट सेलर के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी करते चलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपका सिलेबस इंग्लिश कम्युनिकेटिव है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको इंग्लिश कम्युनिकेटिव का सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। इंग्लिश लिटरेचर का सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर्स और समरी विद एक्सप्लेनेशन, इसके साथ ही साथ आपको ग्रामर के भी सॉल्यूशन इसी चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका ए पार्ट में क्या रखा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर ए, बुली सेड पर्सिक्यूट बैटनिंग एट वंस, ही मीन्स टू से दैट ही वाज। यहाँ पे पर्सिक्यूट के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है काम करने में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूइंग वेरी वेल एट हिज जॉब। क्वेश्चन नंबर बी, द नरेटर सेज दैट लाइफ हैज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इंप्लाइंग दैट, यानी कि यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि लाइफ में यानी कि जीवन में कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। फिर पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाउंड्रीज एग्जिस्ट ओनली ऑन मैप्स, यानी कि हेनरी कह रहे हैं कि लाइफ में कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होता है, ये बस खाली मैप में एग्जिस्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्लासिफाई 1 to 4 एज फैक्ट एफ और ओपिनियन ओ बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। ओपिनियन मतलब कि जो हम चाहते हैं या सोचते हैं कि ऐसा हो। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैक्ट हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 and 3 एंड ओपिनियन हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 and 4। अब इसका यहाँ पे आंसर तो कर दिया, लेकिन इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 और 3 को फैक्ट बताया है। 1 है पेस्क्यूट हैड हर्ल्ड द बेसलर टू द फ्लोर, जो कि ऑब्वियसली एक फैक्ट है क्योंकि ओपिनियन का इसमें कोई बात हो रहा नहीं है। एंड थर्ड है पेस्क्यूट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट जेसी ऑल अलोन 2 evenings आफ्टर ही मेट हर फादर। तो इसमें भी ऐसा कोई ओपिनियन का बात नहीं हो रहा है, तो ये भी एक फैक्ट है। अब इसके बाद हमने स्टेटमेंट 2 और 4 को ओपिनियन के लिए सिलेक्ट किया है। आइए चेक कर लेते हैं। जैसे पॉइंट 2 में क्या रखा है, पीपल इन रियल लाइफ मैरी समबडी इन देयर ओन स्टेशन, जो कि ऑब्वियसली एक ओपिनियन है क्योंकि यहाँ पे पीपल का अपना ओपिनियन के बारे में बताया गया है। और फोर्थ है पेस्क्यूट बिलीव्ड दैट प्लेट ग्लास वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी। तो यहाँ पे भी पेस्क्यूट खुद से सोचता है या फिर समझ लो कि ये ओपिनियन दे रहा है अपने ही बारे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि एक एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों सही भी है या नहीं। तो पहला है द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ फोक टाउन ब्रिंग्स आउट द अगली फेस ऑफ इंडस्ट्रीज दैट ऑपरेटेड देयर। अब दूसरा है पेस्क्यूट गॉट ऑफ एट कोक टाउन एज इट हैड गुड बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ प्लेट ग्लास सेल्समैन। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पेस्क्यूट कोकटाउन इसलिए उतर रहा था क्योंकि उसको अपने वाइफ के लिए पिटूनियाज लेना था, ना कि वहां पे वो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से जा रहा था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 is true but 2 is false। अब आगे बढ़ते हैं इसका बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए आपको मैं 2 मिनट के अंदर ही इस पूरे एक्सट्रैक्ट को अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, आई कंट्राइव्ड टू कीप आउट ऑफ हर साइट एज मच एज आई कुड बट आई नेवर लॉस्ट ट्रैक ऑफ हर। द लास्ट स्टेशन शी गॉट ऑफ एट वाज अवे डाउन इन वर्जीनिया अबाउट 6 in the evening there was about 50 houses। तो यहाँ पे बेसिकली जॉन जेसी के बारे में बात कर रहा है जो उसकी वाइफ बन चुकी थी। जॉन कहता है कि जेसी से अपने आप को छुपाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, यानी कि जेसी जहां जहां जा रही थी उसका पीछा जॉन करते रहा। तो इस चैप्टर में भी हमने देखा था कि जॉन जेसी का बहुत पीछा करता है, ट्रेन में बैठा रहता है, जेसी से अपने आप को छुपा कर रखता है ताकि वो उसको पकड़ ना ले। और फिर आखिरी में ट्रेन रुकता है वर्जीनिया में और वहां पे जेसी उतर जाती है और उसके पीछे पीछे जॉन भी चला जाता है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि उस समय वर्जीनिया में शाम के 6 बज चुके थे और फिर जॉन ने देखा कि वहां पे टोटल 50 घर हैं और बाकी एरिया कीचड़ खबर से भरा हुआ था और फिर वहां पे कुछ शिकारी कुत्ते भी थे जो बहुत ही खूंखार थे। तो अभी यहाँ पे बस इतना ही बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। A tall old man with a smooth face and white hair, looking as proud as Julius Caesar, was there to meet her. His clothes were frazzled, but I did not notice that till later. He took her little satchel, and they started over the plank walks and went up a road along the hill. I kept along a piece behind him, trying to look like I was hunting a garnet ring in the sand that my sister had lost a picnic the previous Saturday. यानी कि यहाँ पे क्या रखा है कि एक लंबा बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा चिकना और बाल सफेद थे, जो जूलियस सीजर की तरह गर्व से भरा हुआ था। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक राजा थे, वो राजा थे रोम के। और ये जूलियस सीजर एक चैप्टर भी है जो तुम्हें क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर बुक में ड्रामा वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। हो सके तो उसका मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगा। अब आगे यहाँ पे क्या रखा है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसी से मिलने पेस्क्यूट गया था वहां पे, और जब पेस्क्यूट वहां पे बूढ़े व्यक्ति को देखा तब उस बूढ़े व्यक्ति का कपड़ा फटा हुआ था लेकिन वो जा चुका था। मतलब वो एक छोटा सा बैग लिए और पहाड़ के किनारे एक सड़क में चलने लगे।
तो जॉन भी उनके पीछे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी वो छुप के ही जा रहा था ताकि वो जॉन को देख ना ले। जॉन तो ऐसा दिखने का कोशिश कर रहा था जैसे रेत में एक गार्नेट रिंग ढूंढ रहा हो, जिस रिंग को जॉन की बहन पिछले सैटरडे को पिकनिक पर खो दी। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉन जेसी के बारे में बताता है कि कैसे वो जेसी का चुपके से पीछा कर रहा था और वहां पे उसने क्या क्या देखा वो भी वो बता ही देता है। फिर वो जेसी के फादर के बारे में बताता है और उनके पीछे पीछे भी वो चलने लगता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट टेल्स अस दैट वर्जीनिया वाज अ डैश पॉपुलेटेड टाउन। तो इस क्वेश्चन में हमसे वर्जीनिया के बारे में पूछ रखा है कि वो कैसा टाउन था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डली। यानी कि जो वर्जीनिया था वो एक हार्डली पॉपुलेटेड टाउन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चूज द ऑप्शन दैट यूजेस द वर्ड फ्रेजल्ड इन द सेम वे एज द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे क्या रखा है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें फ्रेजल्ड वर्ड का यूज उसी तरीके से किया हुआ हो जिस तरीके से इस एक्सट्रैक्ट में किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई फील प्रीटी फ्रेजल्ड मोस्ट वीक्स दिस डेज। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, द स्पीकर प्रिटेंडेड दैट ही वाज सर्चिंग फॉर अ लॉस्ट रिंग। तो ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने इस एक्सट्रैक्ट में देखा कि जॉन ऐसा ड्रामा कर रहा था जिसको देख के लग रहा था कि वो रिंग खोज रहा हो। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, द स्पीकर वांटेड टू हाइड द फैक्ट दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हर। तो ये भी यहाँ पे सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन इज द रीजन फॉर टू। आइए अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो हमने इस एक्सट्रैक्ट में यही ना देखा कि जॉन अपने आप को छुपाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसको देख ले और जान जाए कि जेसी का पीछा कर रहा है, इसलिए वो छुपने का बहुत कोशिश किया और इसके लिए वो रिंग खोजने जैसा ड्रामा भी किया। इसलिए हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज किया ऑप्शन नंबर सी, वन इज द रीजन फॉर टू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीकर। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटीज दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे जॉन के हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करने होंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 4 एंड 6, डिस्क्रीट, ऑब्जर्वेंट एंड कॉशियस। यानी कि ये सारी क्वालिटीज जॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। कई एग्जाम में पूछ देता है कि जॉन का क्वालिटीज़ बताइए या कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इतने सारे क्वेश्चन है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं और तो और पार्ट वाइज क्वेश्चन भी दे दिया है और उसके अंदर भी क्वेश्चन डाला हुआ है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो भी एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको समझ के ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो इससे जनरली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मैं सीधे क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मैचेस द एक्सप्रेशन विद द मीनिंग करेक्टली। तो यहाँ पे आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसका मीनिंग कॉलम बी में है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको मिला देना है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर पे बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का डी, 2 का ए एंड 3 का बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द स्टेटमेंट व्हिच कैन बी अ पार्ट ऑफ वंस कोड ऑफ लिविंग। यानी कि यहाँ पे दिए हुए स्टेटमेंट से आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स छांटना है, कुछ वैसा स्टेटमेंट्स जो आपके लाइफ के एक पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्रश योर टीथ रेगुलरली। तो ब्रश करना आपके लाइफ का एक पार्ट हो गया। अब उसको कैसे और बेहतर बनाना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वैसे ही अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। यानी कि कीप योर वर्ड, नेवर क्विट ऑन योर सेल्फ और योर फैमिली, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई विल बेट दैट was the first laugh those ancestors and horsehair sofa had heard in many a day. The tone of the speaker is। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्केस्टिक। अब आगे बढ़ते हैं इस एक्सट्रैक्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ द स्पीकर्स इमोशंस इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिटर्स, कॉन्फिडेंस, एप्रीहेंशन, डिलाइट। तो यहाँ तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें से बस एक क्वेश्चन ऐसा लगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। और आपको खुद पता है कि कोई क्वेश्चन अगर बुक से आता है तो वो इधर से ही आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे सामने इंपॉर्टेंट आते जाएंगे उसके बारे में मैं तुम्हें बताते चलूंगा और तुम उसे इंपॉर्टेंट मार्क जरूर से कर लेना, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस तुम्हें पीटी एग्जाम, कुछ मिड टर्म एग्जाम, कुछ फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो कौन से क्वेश्चन तुम्हें किस एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, वन डे लास्ट समर द ऑथर वाज ट्रैवलिंग टू पिट्सबर्ग बाय चेयर कार, व्हाट डज ही से अबाउट हिज को पैसेंजर्स। तो यहाँ पे क्या रखा है कि इस चैप्टर के ऑथर यानी कि ओ हेनरी पिछले गर्मियों में एक दिन चेयर कार से पिट्सबर्ग जा रहे थे, तो उसी दौरान अपने को पैसेंजर्स यानी कि सह यात्रियों के बारे में क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पीटी एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, यानी कि वो वाले एग्जाम्स जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज को पैसेंजर्स टू बी द यूजुअल टाइप ऑफ पीपल हु वुड ट्रैवल बाय चेयर कार, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेयर लेडीज हु
wore brown silk dresses cut with square yokes with laced borders and dotted veils and refused to have their windows raised। मतलब यहाँ पे हेनरी अपने को पैसेंजर्स के बारे में बता रहे थे कि वो लोग एकदम नॉर्मल टाइप से लग रहे थे, जैसे कि वो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहे हो चेयर कार से। उनमें से काफी ज्यादा पैसेंजर्स महिलाएं थी और वो लोग ब्राउन सिल्क ड्रेस पहने हुए थे जो स्क्वायर शेप में योक के साथ कटे हुए थे, लेस वाले किनारे और बिंदीदार घूंघट के साथ, और वो लोग अपनी खिड़की बंद करके रखे हुए थे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हेनरी अपने को पैसेंजर्स के बारे में बता रखा था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। व्हाट वाज जॉन ए पेस्क्योर्ड्स ओपिनियन अबाउट बेस्ट सेलर्स, व्हाई? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पीटी एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में जरूर से दिखता है। तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या रखा है कि जॉन ए पेस्क्योर्ड का क्या ओपिनियन था बेस्ट सेलर्स के प्रति। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन ए पेस्क्योर्ड डिड नॉट होल्ड अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट बेस्ट सेलर्स। द फिक्शन राइटर्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद देयर सीन्स एंड कैरेक्टर्स। They are far removed from reality. Their account is highly unreal, exaggerated and romantic. Sometimes the American hero falls in love with a loyal princess from Europe. He follows her to her father's kingdom, but in real life people choose life partners belonging to their own status. तो यहाँ पे जॉन ए पेस्क्योर्ड बेस्ट सेलर के बारे में बहुत ही अच्छा राय तो नहीं देता है, वो बस बताता है कि फिक्शन राइटर्स कंसिस्टेंट तो है ही नहीं अपने सीन्स और कैरेक्टर्स को लेकर। उनका जो फिक्शंस होता है वो काफी ज्यादा अलग होता है रियलिटी से, और उनके फिक्शंस में तो लगभग प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक स्टोरी यही सब रहता है। कभी कभी तो फिक्शन राइटर्स ऐसा दिखा देते हैं जिसमें एक अमेरिकन हीरो होता है जिसको एक यूरोप की रॉयल प्रिंसेस से प्यार हो जाता है और वो हीरो उस लड़की को फॉलो करते करते उस लड़की के पापा के किंगडम यानी कि राज्य में पहुंच जाता है। लेकिन यहीं पे जॉन बताते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में आदमी चाहते हैं कि वो सेम स्टेटस के पार्टनर चूज करें अपने लिए। तो बेसिकली इस पूरे आंसर में हमें यही समझ में आया कि जॉन जितने भी फिक्शन राइटर्स है उन सबके बारे में बताता है कि वो लोग रियलिटी से तो काफी ज्यादा दूर हैं, वो लोग को रियलिटी से कोई मतलब नहीं है और उनके जो फिक्शन होते हैं उसमें बस खाली यही सब थीम रहता है, लव, रोमांस, यही सब। अभी यहाँ पे जॉन तो फिक्शन राइटर्स के बारे में बता दिया कि वो क्या करते हैं, कैसा लिखते हैं। इसके साथ ही साथ जॉन एक एग्जांपल भी दे दिया कि एक अमेरिकन मैन है जो पीछा करते हैं, लेकिन जॉन अपने खुद के लाइफ में वो उसी अमेरिकन मैन की तरह ही है। जॉन भी जेसी के पीछे उसी अमेरिकन हीरो की तरह ही गया था। लास्टली जॉन जेसी के फादर के राज्य में भी पहुंच गया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन किए, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रिंग आउट द आयरनी इन द टाइटल ऑफ द स्टोरी बेस्ट सेलर। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको जितना आंसर अभी हमने देखा वो पूरा लिखना होगा, लेकिन आयरनी वाले क्वेश्चन में आपको ये भी बताना होगा कि जॉन अपने लाइफ में भी वही चीज किया जो जॉन अमेरिकन हीरो के बारे में बोल रहा था। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। व्हाट डज जॉन से अबाउट हिमसेल्फ सिंस हिज लास्ट मीटिंग विद द नरेटर, यानी कि हेनरी के साथ अपने आखिरी मुलाकात के बाद जॉन अपने बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, द ऑथर आस्क्ड जॉन हाउ ही वाज गेटिंग अलोंग विद द कंपनी। जॉन रिप्लाइड दैट ही वाज गेटिंग ऑन प्रीटी वेल। ही हैड हिज सैलरी रेज्ड ट्वाइस सिंस दे मेट लास्ट टाइम। ही गॉट अ कमीशन टू। ही हैड bought a neat slice of real estate. The firm was going to sell him some shares of stock. He was in on the line of general prosperity. He also broke the news that he got married 18 months ago. यानी कि हेनरी जॉन से पूछते हैं कि तुम्हारा कंपनी अभी कैसा चल रहा है, तो जॉन बोलता है कि अच्छा चल रहा है। उसके बाद फिर जॉन हेनरी को बताता है कि जब हम लोग पहले मिले थे और हम लोग अब मिल रहे हैं तब तक मेरा सैलरी 2 बार बढ़ गया, यानी कि 2 गुना बढ़ गया है। और जॉन ये भी बताता है कि उसको कमीशन मिल गया है। साथ ही साथ जॉन कहता है कि उसको रियल एस्टेट का पोर्शन भी मिला है और फिर उसको कुछ शेयर ऑफ स्टॉक बेचने जा रहा था और जॉन जनरल प्रोस्पेरिटी के लाइन में था। जॉन ये भी बताता है हेनरी को कि वो 18 साल पहले ही शादी कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। हाउ डिड जॉन्स फर्स्ट मीटिंग विद जेसी's फादर गो, व्हाट डिड जॉन टेल हिम, यानी कि यहाँ पे पूछ रखा है कि जॉन का जेसी के फादर के साथ मीटिंग कैसा रहा, और उसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रखा है कि जॉन जेसी के फादर को क्या कहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन मेट जेसी's फादर एट हिज एंसेस्ट्रल हाउस एट 11 sharp. He rang the bell. An old man about 80 showed up and asked what he wanted. John showed him his business card. He told the old man how he followed his daughter from Cincinnati, his business salary and prospects. Then the old man related anecdotes and humorous occurrences. The colonel expressed that he had never been so fortunate as he felt after meeting him. यानी कि जॉन जेसी के फादर के साथ एंसेस्ट्रल हाउस में मिलता है, यानी कि बहुत ही पुराना पूर्वजों का हाउस में। ठीक है, 11 बजे जॉन उस घर का बेल रिंग करता है और उस घर से एक बूढ़े व्यक्ति लगभग 80 साल की उम्र के बाहर आते हैं और पूछते हैं तुमको क्या काम है। तो जॉन उनको बिजनेस कार्ड दिखाया और बताया कि मैं आपकी बेटी का पीछा सिंसिनाटी से कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जॉन अपना बिजनेस के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है। उसके बाद फिर वो ओल्ड मैन बहुत सारी कहानियां सुनाने लग गए और फिर वो बोले कि इतना अच्छा फील मुझे कभी नहीं हुआ जितना आज तुमसे मिलके मुझे हुआ।
तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। व्हाई डिड जॉन गेट ऑफ एट कोक टाउन? तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें पीटी एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जॉन कोक टाउन में क्यों उतर जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जॉन गॉट रेडी टू गेट ऑफ एट कोक टाउन। द ऑथर वाज सरप्राइज्ड एज द प्लेस डिड नॉट होल्ड मच prospect for selling plate glass. However, John told that while coming back from Philadelphia, his wife Jessie saw some petunias in the pot in one of the windows there. She used to raise such flowers in her old Virginia home, so he thought of getting off there to dig up some of the cuttings or blossoms for her. यानी कि यहाँ पे क्या रखा है कि जैसे ही कोकटाउन आया वैसे ही जॉन उतरने के लिए रेडी हो गया। तो ऑथर भी देख के सरप्राइज हो गया क्योंकि वो कोई ऐसा जगह था नहीं जहाँ पे प्लेट ग्लास का बिजनेस चल सके। हालांकि जॉन बताता है कि जब हम लोग फिलाडेल्फिया से वापस आ रहे थे तब उसकी वाइफ जेसी एक खिड़की पे रखे पेटूनियास को देखती है। दरअसल जेसी हमेशा अपने पुराने घर में उन पेटूनियास को प्लांट करती है जो कि वर्जीनिया में है, इसलिए जॉन कोकटाउन में उतर जाता है ताकि जेसी के लिए कुछ ब्लॉसम्स ले सके। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। जॉन इज हाइपोक्राइट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एलुसिडेट। यानी कि यहाँ पे बता रखा है कि जॉन एक पाखंडी व्यक्ति है। पाखंडी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। फिर आगे क्या रखा है कि क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा जॉन इज हाइपोक्राइट। व्हाट ही सेज ही डज द ऑपोजिट। ही एक्सप्रेसेस हिज अनचैरिटेबल व्यूज रिगार्डिंग द बेस्ट सेलर्स एज दे आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। They are too romantic, but in real life, people marry somebody in their own status. But John is another Trevelyan. He is just a commercial traveler, but runs after Jesse, whose father is a lineal descendant of belted earls. He is searching petunias for his princess. यानी कि जॉन एक हाइपोक्राइट है। वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। पहले तो वो बेस्ट सेलर्स फिक्शन के बारे में खराब रिव्यू देता है कि वो रियलिटी से बहुत ही ज्यादा अलग है और बताता है कि वो फिक्शन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। और फिर कहता है कि असल जीवन से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि असल जीवन में लोग अपने ही स्टेटस वाले पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जॉन खुद में ही एक अलग ट्रेवलियन है। वो एक कमर्शियल ट्रैवलर है, यानी कि जो व्यापार के लिए इधर से उधर ट्रैवल करते हैं वो है। लेकिन फिर भी वो जेसी का पीछा करता है और पीछा करते करते जेसी के फादर के पास भी पहुंच जाता है। यानी कि वो कहता है कि उसे ऐसा टाइप का फिक्शन पसंद नहीं है जिसमें सब रोमांटिक सीन हो, लेकिन उसका खुद का ही लाइफ उसी फिक्शन पे बेस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी की तरफ। डू यू थिंक कॉलोनेल एलन एंजॉयड पर्स्क्यूट्स कंपनी? व्हाई नॉट? यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि क्या कॉलन एलन पर्स्क्यूट से मिलकर एंजॉय किए या नहीं, हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस, कॉलन एलन डिड enjoyed Prescott's company. He was amused by John's code of living. He appreciated his honesty and his storytelling skill. Prescott told him a story about a captain of the whaler who tried to make a sailor say his prayers. That story made the Colin burst out in laughter. He then told Prescott that he believed exchanging stories to be the perfect method of building relationships between people. Prescott agreed with him and they continued exchanging stories for a few more days. Even after John and Jesse got married, the Colin and John continued sharing stories. यानी कि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, कॉलिन एलन पेस्कोट से मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय किए थे। कॉलिन एलन को पेस्कोट के जीने का तरीका काफी ज्यादा पसंद आया था और कॉलिन एलन जॉन का ऑनेस्टी और स्टोरी टेलिंग स्किल का काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। जॉन कॉलिन एलन को वेलर के एक कैप्टन के बारे में स्टोरी बताया था जिसको सुनकर कॉलिन एलन हंसने लग गए। फिर कॉलिन एलन बोलते हैं कि एक दूसरे को बहुत सारा स्टोरी सुना कर रिलेशनशिप बिल्ड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और इस बात से पेस्कोट ने भी सहमति जताया और वो लोग दोनों बहुत दिन तक ऐसे ही स्टोरी एक्सचेंज करते रह गए। और इसके बाद क्या होता है कि जब जॉन और जेसी का शादी हो जाता है उसके बाद भी कॉलिन एलन और जॉन आपस में स्टोरीज एक्सचेंज कर रहे थे। यानी कि इसी से पता चल जाता है कि कॉलिन एलन जॉन के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो बस यहीं पे खत्म होता है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर का कोई और चैप्टर का सॉल्यूशन करना है या फिर इंग्लिश ग्रामर का सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रहा है उसमें से आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।